दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से संसद का विशेष सत्र चल रहा है और ये छोटा सत्र है लेकिन बड़ा धमाका होने जा रहा है इसमें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इस पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा सशक्त है। आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लगभग महिलाओं की स्थिति 50% है। इस देश में महिलाओं की स्थिति 50% है और इस 50% की वोट को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में महिला आरक्षण विधेयक लेकर आ रहे हैं और इस विधेयक को अगर कानून बन जाता है ये विधेयक तो कहीं न कहीं महिलाओं की स्थिति वाकई में सुदृढ़ होगी। लेकिन अगर ये महिला आरक्षण विधेयक कानून बनता है तो इस कानून से किस वर्ग की महिलाओं को सबसे अधिक फ़ायदा मिलेगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम उससे पहले चर्चा ये करना चाहते हैं कि जो आज के दौर में जब से इस महिला आरक्षण विधेयक लगभग 30 से 35 वर्षों से ये लटका हुआ है, अभी तक कानून नहीं बन पाया है। कहीं कोई पार्टी लाती है तो विरोधी पार्टी हंगामा करती है, फिर वो जब सत्ता में आती है तो फिर ये विरोधी पार्टी हंगामा करती है। इसी सब बीच में ये जो है विधेयक अभी तक कानून नहीं बन पाया है। तो दोस्तों दोनों पार्टियां इस विधेयक को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रही हैं और सबका अपना अपना मानना है कि हमने जो है महिला आरक्षण को लेकर काफ़ी ज़्यादा सशक्त हुए थे और इसको जो है हम अपनी क्रेडिट लेना चाहते हैं। दोनों पार्टियों में होड़ लगी हुई है। हालांकि ये विधेयक मुझे लगता है कि 30-32 वर्षों से लटका हुआ है। साल 1989 इस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और राजीव गांधी जी ने इस नगर पालिका में या नगर पंचायतों में एक संविधान संशोधन विधेयक लाया। उस समय महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1/3 आरक्षण की व्यवस्था के लिए महिलाओं की जो आरक्षण था उसको संसद के दोनों पटल पर रखा गया, जिससे कि नगर पालिका में या नगर निगमों में या नगर पंचायतों में महिलाओं की स्थिति 1/3 हो। इसलिए जो है जब इस विधेयक को संसद के दोनों पटलों पर रखा गया तो उस समय ये विधेयक जो है लोकसभा में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, तो फिर ये कानून नहीं बन पाया। राजीव गांधी जी एक बार फिर हाथ मलते रह गए, इसको कानून नहीं बनवा पाए। और पहली बार एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। हमारी कोशिश इसमें रही है कि हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करें, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करें, महिलाओं को राजनीति में लाने में कुछ ताकत दें। इसीलिए पंचायती राज बिल में पूरा 30% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। हमारी उम्मीद है कि महिलाएं बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगी और इस एक शुरुआत से भारत के राजनीति में हर स्तर पर महिला भाग लेंगी, देश को बनाने में अपना। फिर दौर आता है पीवी नरसिम्हा राव का। तो नरसिम्हा राव जी के शासनकाल 1993 में यानी 1993 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में फिर जो है नगर पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं की 1/3 आरक्षण के लिए इस संशोधन विधेयक को फिर से और संसद के दोनों पटलों पर रखे। हालांकि पूर्ण बहुमत से संसद में ये पास हुआ ये बिल, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। और जब ये कानून बना तो लगभग देश की 40% महिलाएं, या हम ही कहें कि 40% महिलाएं, लगभग 15 लाख महिलाएं आज नगर पंचायतों में और नगर निगमों में या नगर पालिका में काम करती हुई दिखती हैं। हालांकि इस संशोधन विधेयक से जो है महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी भी एक चीज़ ये कमी है कि आज तक जो राजनीति की मुख्य धारा है, जैसे कि संसद के दोनों पटल, लोकसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभा में आज भी महिलाओं की स्थिति लगभग बहुत ही कम है। इसी के लिए महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए आज की भारत सरकार जो है फिर से महिला आरक्षण विधेयक लाना चाह रही है 2023 में। लेकिन उससे पहले फिर बात करते हैं कि साल 2010 जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
हुआ करते थे। तो 9 मार्च 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फिर इस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद के पटल पर गए और संसद के पटल पर राज्यसभा में तो इसको जो है इस संशोधन विधेयक को पास करवाएं, इस विधेयक को पास करवाएं, लेकिन ये फिर जो है लोकसभा में नहीं जाया जा सका। हालांकि ये कानून नहीं बन पाया, ये कानून न बनने से वंचित हो गया। महिला आरक्षण विधेयक ही रह गया, कानून नहीं बन पाया। और राज्यसभा में आप सभी को पता है कि जो भी विधेयक राज्यसभा में पास होता है या लोकसभा में नहीं पास हो पाता है किसी कारणवश, तो वो विधेयक समाप्त नहीं होता, वो जीवित रहता है। इसी का उदाहरण आज का कांग्रेस पार्टी दे रही है। लेकिन दोस्तों, जब उस समय 2010 में महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया गया था तो यही भारतीय जनता पार्टी इसका खुलकर विरोध करती थी। उस समय ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2010 के सांसद और आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी खुद इस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर काफ़ी हंगामा किए थे। एक मीडिया कर्मी ने उनसे बात किया, उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक संसद में लेकर आ रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पाप को आप अपने सर पर मत लीजिए, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को अपने स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में हैं। केवल 1-2 लोग इधर 1-2 लोग उधर केवल जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है उसके परिणाम लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होंगे और मुझे लगता है कि किसी के हित में नहीं होंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़ चढ़ करके व्हिप जारी किया, कांग्रेस से पहले एक तो इसमें मुद्दा बनाया कि अटल जी आडवाणी जी का सपना था, इसलिए हम इसको पास कराएंगे। अगर यही हालात लोकसभा के अंदर आते हैं और पार्टी व्हिप जारी करती है महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में, तो आपका रुख क्या होगा? हमने कह दिया ना कि हम लोग पार्टी में पहले इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, एक। दूसरा ये कि इस पर आम सहमति बननी चाहिए। आप क्यों कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे लेना चाहते हैं? पार्टी के अंदर इस बात को रखना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है दोनों दौर में चलता रहा। आज स्थिति कुछ इस तरीके की आज पड़ी है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं वोट समीकरण को देखने के लिए, साधने के लिए वो जो है महिला आरक्षण विधेयक को अपना अस्त्र बना रही है। लेकिन सवाल दोस्तों यही है कि क्या अगर महिला आरक्षण विधेयक फिर से कानून बनता है और कानून बनकर आता है तो क्या किस वर्ग की महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेंगे? सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि जैसे कि 3 वर्ग की महिलाएं हमारे देश में हैं। उच्च वर्ग की महिलाएं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से या राजघराने से या जो है बिजनेसमैन की बहुएं निकल कर आती हैं, और निम्न वर्ग की महिलाएं मध्यम वर्गीय महिलाएं। तो क्या अगर महिला आरक्षण विधेयक को जो है अगर उच्च वर्ग की महिलाएं जो है एक्सेप्ट करती हैं या ये जो है संसद के पटल पर आती हैं तो क्या हमारे देश की स्थिति में सुधार होगा? या अगर निम्न वर्ग या मध्य वर्ग की महिलाएं जो है निकलकर राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ती हैं तो फिर समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों स्थिति में मैं आपसे बात कर रहा हूं। दोनों स्थिति में आप अपने दिमाग से बताइए आखिर होगा क्या? मुझे लगता है कि उज्ज्वला योजना के तहत भारत सरकार ने जो भी गैसें निम्न वर्ग की महिलाओं को दिया था, उनकी स्थिति आज ऐसी है कि कम से कम 2 से 3 सिलेंडर लगभग वो भरवाई थी शुरुआत में। उसके बाद आज उस सिलेंडर को एक कोने में रख दिया है और उसको नहीं भरवा पाती हैं। स्थिति जस की तस फिर वो चूल्हे में खाना पकाती हैं। आप सभी ने एक चीज़ आप भी देखा होगा कि मणिपुर में जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, इस पर हमारे देश की जो मुख्य राजनीति से जुड़कर जो महिलाएं हैं मुख्य राजनीति में, वो कहीं न कहीं इस पर कुछ बोलने से कतराती रहीं। आप सभी ने देखा कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर की सड़कों पर घुमाया गया, लेकिन ये महिलाएं कहीं न कहीं कतराती रहीं। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने देखा क्या कहा है? क्या उनको खोलकर सड़क पर आना चाहिए तक नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था। तो दोस्तों, जो बड़े घर की औरतें होती हैं, ये अगर आरक्षण विधेयक में आती हैं, आरक्षण में आती हैं, तो इनके द्वारा मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता या समाज का उत्थान नहीं हो सकता। समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब आप महिला आरक्षण विधेयक को लेकर निम्न वर्ग या शोषित वर्ग की महिलाओं को जो है ऊपर लाते हैं। तब महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी, समाज की स्थिति सुदृढ़ होगी। ये स्थिति है दोस्तों।
हम आपको कुछ चीज़ों पे और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कहीं न कहीं ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और किसी भी फील्ड में हो। अगर राजनीति में वाकई में जो हमारे वंचित वर्ग की औरतें हैं या महिलाएं हैं, अगर ये आती हैं तो ये अपने साथ साथ अपने समाज का उत्थान कर सकती हैं, अपने समाज का उत्थान कर सकती हैं, अपने भाई वर्ग का उत्थान कर सकती हैं, और इससे देश का मान सम्मान दोनों बढ़ेगा। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ हम फिर विदा लेते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।